के न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आजकल देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे पूरा देश सहम जाता है। अगर बात करें महाराष्ट्र, बीते कुछ दिनों पहले जो महाराष्ट्र में हुआ था, जिस तरह से लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, उसके बाद उन लोग के बीच में ऐसे क्या लड़ाई हो जाती है, रीजन बन जाता है कि वो एक दूसरे का मर्डर करने लगते हैं और इतने निर्मम तरीके से हत्या की जाती है कि पूरा देश उस बात को कई दिनों तक सोचता रहता है। और जो आजकल की बात करें, जो युवा पीढ़ी है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी नहीं करना चाहते किसी से। इन सब बातों को हम जानेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर वंदना जी से, जो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं। नमस्ते वंदना जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मनु जी, आपको और आपके माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जन्म एक सत्संग परिवार में हुआ है, रामाश्रम सत्संग परिवार, जो कि हमारे लिए हमेशा से जीवन में एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जिसने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपने पथ पर आगे हमेशा अग्रसर रहने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट किया है कि हम चीज़ों को सही तरीके से करते हुए समाज की उन्नति में कुछ अपना योगदान देते रहें। अगर मैं अपनी बात आगे करूँ तो जैसे हर एक बच्चे की एक जो नींव रखी जाती है, तो वैसे ही मेरी नींव मेरे माता पिता ने रखी। और आगे मैं अगर अपने करियर में कुछ कर पा रही हूँ तो उसका जो एक मोटिवेशन मुझे मिलता है वो मुझे अपने दोनों पेरेंट्स से मिलता है। मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज दोनों के सपोर्ट के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना शायद मैं ये स्टेप नहीं ले पाती, मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाती। और एक स्पाइनल कॉर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए सीधे खड़े रहने के लिए। तो वो एक स्पाइनल कॉर्ड का काम करते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो इन सब के सपोर्ट के बिना शायद मैं आज अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने ऐसा परिवार मुझे दिया। जिस तरह से आजकल की घटनाएं हो रही हैं, लोग लिव इन में रहते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच इतना ज़्यादा क्या बड़ा रीज़न हो जाता है जो इतने निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए क्या होता था मनु जी, पहले के समय में लोग, जब हम एक शादी वाले रिश्ते में जाते थे तो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेलेक्ट करते थे। तो पहले के टाइम पे जो एक शादी का एक मतलब होता था वो होता था कि भाई दो पेरेंट्स ने एक साथ मिलके अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय किया, फिर वो आगे धीरे धीरे करके एक नॉर्मल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते थे, जिसमें हर एक स्टेप में वो एक दूसरे को समझना, उनके साथ बढ़ना, परिवार के साथ में उनके सहयोग के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा लिव इन कल्चर अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो वो लिव इन में जाते हैं तो इनिशियली तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब तक हनीमून पीरियड चलता है। आफ्टर दैट जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, मेच्योरिटी आती है, तो उनके अंदर की जो एंटी सोशल वाला जो एक प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर कर जाती है। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करने की बजाय एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाए तो फीमेल से ज़्यादा मेल्स में ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि उनको वो आज़ादी कहीं ना कहीं उनकी वो छिन जाती है, खो जाती है। तो इस तरीके से जब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति को अपनी बढ़ावा देता है। आपने कहा कि लिव इन रिलेशन में लोग रहने लगे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कल्चर जो हमारा है उसको लोग, युवा जो पीढ़ी है वो भूल रहा है। डेफिनेटली इसका मतलब यही कहना हुआ आपका? डेफिनेटली यही कहना है कि हमारा जो एक कल्चर है, हमारा जो एक समाज का बनाए हुए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कहीं ना कहीं हम उनको भूल के, हाँ उनको भूल के हम दूसरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कॉन्वेंट कल्चर को अपने अंदर शामिल करते जा रहे हैं और ये भूलते जा रहे हैं कि उस कॉन्वेंट कल्चर के नेगेटिव पॉइंट्स कितने रहे हैं। और उन नेगेटिव पॉइंट्स को जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम उनको जो है अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसमें रीज़न तय होता है कि तो वो सामने वाली लड़की जो मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर कुछ टाइम के बाद वो मुझसे कहती शादी करने के लिए, तो क्या ये भी एक है रीज़न? शादी एक ऐसा बंधन है कि आप शादी करोगे तो बंध जाओगे चीज़ों को, और लिव इन में रहोगे तो आप कभी भी उनको छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्या ये भी एक रीज़न है कि जो है शादी करने के लिए लड़की बोलती है तो फिर आप उसको मर्डर इतनी बेरहमी से कर देते हो? क्या होता है मनु जी, जब लिव इन के लिए लोग जाते हैं ना
तो उनमें कोई बंधन नहीं होता, जैसे कि आपने कहा। तो क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इंस्टेंट वाली जनरेशन है, उनको सब चीज़ें इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए, नहीं हुई तो वो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण है, क्योंकि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है, उनके पास पेशेंस लेवल 0। और जहाँ तक ये जब मानसिक प्रवृत्ति आ जाती है इंसान में, तो कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं द्वारा ये पाया गया है कि एक जीन होता है MAOA करके, वो कहीं ना कहीं हमारे उसमें मिसिंग हो जाता है, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, वो सिकुड़ जाता है थोड़ा। तो इसकी वजह से हमारी मानसिक प्रवृत्ति आगे ट्रिगर करती है और हम चीज़ों को गलत तरीके से चीज़ें गलत करते थे, लेकिन बाद में वो रियलाइज होता है, ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है मनु जी कि वो रियलाइज नहीं भी करते हैं, और वो रियलाइज नहीं करते हैं उसमें उनको मज़ा भी आता है, क्योंकि क्या होता है जब ये MAOA जीन हमारा मिसिंग हो जाता है, तो हमारे बॉडी जो मेंटल केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है। तो कई बार वो लोग उस चीज़ को रिग्रेट नहीं भी करते हैं, और कई बार वो रिग्रेट करते हैं तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी कह सकते हैं, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने न्यूज़ में देखा भी है। तो इतना बड़ा अटैम्प्ट कर लेते हैं वो लोग चीज़ें, अगर उनका कहना ये भी देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी सोशल मीडिया का डेफिनेटली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। खास करके हमारा जो ये मूवी कल्चर है उसमें लोग देखते हैं कि क्राइम्स हो रहे हैं, किस लेवल तक के क्राइम्स उसमें दिखाए जाते हैं, उसको लोग कहीं ना कहीं बहुत कूल समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से होती है चीज़ें, वो नहीं समझ के स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों में नहीं बढ़ते हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, और उसके बाद वो पछताते भी हैं उस चीज़ को लेके, और उसको छुपाने के लिए वो और भी गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, जो कि कहा जाए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसे कि मैंने अभी बोला। ये तो आपने बताया कि जो आजकल चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं बहुत भयावह। अगर हम बात करें कि लोग जो है डिप्रेशन में, आजकल देखा है युवा पीढ़ी काफ़ी डिप्रेशन में जाता है, तो और वो चीज़ों को अपनी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो खुद तो फेस कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो अपनी फैमिली मेम्बर में किसी से शेयर करना चाहते हैं, इसके अलावा ना किसी अपनी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं कि उनकी इंसल्ट होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले मनु जी मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन जो एक चीज़ होती है वो हमारे अंदर तब उभर के आता है जब हम अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं दूसरों को। डिप्रेशन में इंसान तभी जाता है जब वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो अगर हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसके बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इकट्ठा होती जाएगी, और वो कहीं ना कहीं हमारे केमिकल को इम्बैलेंस करती जाएगी, जिससे हमको डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो डिप्रेशन वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बातों को दूसरों से शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, जिससे कि आप सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है जो युवा पीढ़ी में ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है? ऐसा क्यों? मतलब ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल सब चीज़ें चाहती है, तुरंत चाहती है, वो उसके लिए एफर्ट्स करने से कतराती है। वो नहीं चाहती है कि उसको बहुत एफर्ट्स करने पड़े और उसको सारी चीज़ें मिल भी जाए, और जब वो चीज़ें उनकी लाइफ में फुलफिल नहीं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं सैड होते चले जाते हैं, चीज़ों के लिए परेशान होते चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, एंगर बढ़ जाता है, और कभी कभी ये लोग डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। ना ही डिप्रेशन, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है तो फिर ये बच्चे जो है साइकोसिस की तरफ भी बढ़ जाते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हाँ, लोग बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, न्यूज़ खबरें आती हैं कि डिप्रेशन में आके ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो क्या ये सलूशन है सुसाइड करना? सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि मैंने बताया, उनको सब चीज़ें तुरंत चाहिए होती हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो भी चीज़ बोलूँ मेरे माँ बाप मेरे लिए तुरंत से तुरंत वो चीज़ रेडी करके मुझे पका पकाया दे दें। वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना चाहते।
तो जब वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ खुद से करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, बट जब हमने कभी किया ही नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आएगा। और एक टाइम के बाद में जब हमें उस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, तो हमारा अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बच्चों की अगर बात करें तो आजकल बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करने लगे हैं, उससे भी कई बीमारियां सामने आ रही हैं। चाहे तो बच्चा माइंड से पैरालाइज्ड हो जाए या फिर बॉडी उसकी कुछ इस इफेक्ट हो जाती है। तो इसके बारे में बताइए कि किस तरह से बच्चे को मोबाइल से वैसे दूर ही रखना चाहिए, लेकिन आप एक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसके नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं या मैं जिन बच्चों से भी रूबरू होती हूँ अपनी दिनचर्या के दौरान, तो मैं सारे बच्चों के पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दें। अगर दे भी रहे हैं तो ट्राई ये करें कि 1 घंटा टीवी अगर वो बच्चा देख रहा है तो ठीक है, बट उसको फ़ोन, मोबाइल ये सब देना बहुत ही गलत है। उनको स्क्रीन टाइम से दूर रखें, उनको क्वालिटी टाइम देना शुरू करें। क्वालिटी टाइम में खुद उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनको सही गलत के बारे में बताएं, उनको उनके अंदर सोशलाइजिंग स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि आजकल के बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। उससे वो डेवलपमेंटल डीले में भी चले जाते हैं, जैसे कि आजकल ऑटिज्म, इसके केसेस बहुत आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि कोविड के टाइम दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, उन्होंने पूरे दिन के लिए बच्चों को स्क्रीन दे रखी थी, जिससे उनके अंदर सोशल वैल्यू, सोशलाइजेशन एकदम निल है। बहुत से बच्चे 4 साल के हो जाते हैं, 5 साल के हो जाते हैं, वो बोलना नहीं शुरू करते, ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, वो अपने माइलस्टोन्स को नहीं पूरा कर पा रहे हैं एक गिवन सेट ऑफ टाइम में। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों का जो एक वर्चुअल टाइम है, हमें उससे हटा के उनको रियल वर्ल्ड से रूबरू कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में आजकल सोशलाइजिंग स्किल्स और जो माइलस्टोन्स उनको चाहिए वो टाइमली उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि उनको पूरा दिन स्क्रीन टाइम ना देके उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम किया जा सकता है। थोड़ी बहुत देर के लिए देखना इज ओके, हमने भी देखा है ना, तो वो हमारे ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप बच्चा रोए नहीं, हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बच्चा चुप होके बैठ जाए तो उसको मोबाइल पकड़ा देना, उससे इंटरेक्ट नहीं करना, अपने लिए टाइम निकालने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देना कि बच्चे थोड़ी देर शांति से बैठेंगे जिससे हम एंजॉय कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप ये देखिए कि आप अपना एंजॉयमेंट तो करिए, साथ साथ आप कुछ ऐसा उसके लिए विकल्प ढूंढिए कि बच्चा भी एंजॉय करे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो फ़ोन देख के ही एंजॉय करे। अगर आपके यहाँ क्लिनिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कौन सी क्लिनिक में आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास में अडल्ट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, डेवलपमेंटल डिले के लिए भी बच्चे आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है डेवलपमेंटल डिले है, जैसे कि ऑटिज्म है, किसी में म्यूटिज्म है, किसी में बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, और ज़्यादातर यंग अडल्ट्स आते हैं क्योंकि उनको एंगर इश्यूज़ बहुत होते हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत से यंग अडल्ट्स ऐसे आते हैं जो डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। जिससे भी डिप्रेशन की बात हुई थी, जैसे हमारी डिप्रेशन की भी बात हुई थी, वही रीज़न है कि आजकल का यूथ चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। उनका कहीं ना कहीं अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने कभी भी पेरेंट्स की तरफ बिलीव भी कम है। हाँ, बिलीव नहीं करते, इसीलिए बिलीव नहीं करते क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स का एक फिगर ये है कि मुझे जो भी चीज़ चाहिए होगी, पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो मुझे प्रोवाइड कराए। वो ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी एक लिमिट तक ही आपकी चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की तरफ हो जाती है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक इसलिए देख रहे हैं या जो भी डिप्रेशन में लोग हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी
चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, शेयर करिए, किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए। अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने नियर बाय साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट के पास जाइए, उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। बिकॉज प्रॉब्लम्स शेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। थैंक यू सो मच हमसे खास बातचीत के थैंक यू लिए। सो मच मनु जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर वंदना जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया है और उन्होंने अपने बारे में भी हमें बताया। और अगर हम बात करें आजकल के दौर की, तो जो जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोग बहुत चीज़ों को सोचते हैं कि इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो लड़की या फिर लड़का इतने सालों से आपके साथ रहता है, वो भी एक विश्वास के साथ रहता है, और आप उसकी जो हत्या कर देते हैं, तो पूरा देश इस घटना से दहल जाता है। और जो इन्होंने डिप्रेशन की बात कही है, तो अगर जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर वंदना जी के अगर आसपास के भी जो लोग हैं उनके पास, वंदना जी के पास आके आराम से आप दिखा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और सोल्यूशन तो आपको ये ज़रूर देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट माही के साथ मनु तिवारी, रोशनी न्यूज़, लखनऊ।